हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासेस। आईपीसी एंड बीएनएस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हमने 210 क्वेश्चंस अपना कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 211 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा एंड 211 क्वेश्चन इज अंडर द इंडियन पिनल कोड अ चाइल्ड इज कंसीडर्ड केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन, जब वह 7 वर्ष से कम आयु का हो, व्हेन ही इज अंडर 7 years ऑफ एज। सेकेंड ऑप्शन, जब वह 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो, व्हेन ही इज अबव 7 एंड अंडर 12 years ऑफ एज। थर्ड ऑप्शन, जब वह पूरा 7 वर्ष का हो, व्हेन ही इज फुल्ली 7 years ओल्ड। फोर्थ ऑप्शन, जब वह 12 वर्ष से कम उम्र का हो, व्हेन ही इज अंडर 12 years ऑफ एज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब वह 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो। तो 2 सेक्शन चाइल्ड के लिए दिया गया है आईपीसी एंड बीएनएस में। आईपीसी में जो सेक्शन दिया गया वो आपको 82 एंड 83 में देखने को मिलेगा, और बीएनएस में कहाँ पर दिया गया है? बीएनएस में आपका 20 एंड 21 में दिया गया है। तो 82 आईपीसी का एंड 20 बीएनएस का। यहाँ पर डोली इन कैपेक्स की बात की गई। यहाँ फुल्ली एग्जिम्प्टेड है चाइल्ड, उसका एज क्या होना चाहिए? बिलो 7 year ओल्ड है तो। एंड 83 में 21 में डोली कैपेक्स की बात की जाती है। और यहाँ पर देखा जाता है कि जो चाइल्ड है उसका जो एक्ट किया जा रहा है उसका एज क्या डिसाइड किया गया है? अबव 7 एंड बिलो 12 years ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ देखी जाती है। इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 83 एंड वहीं पर बीएनएस का सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों के द्वारा की जाती है जिसकी जो समझ है इतना मैच्योर नहीं है कि वह उस ओकेजन पर अपने कॉन्डक्ट की प्रकृति मीन्स नेचर और परिणामों मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस का निर्णय कर सके। इसका क्या मतलब है? यदि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु का शिशु अपने कार्य की प्रकृति जो उसका नेचर है और परिणामों को समझने में सक्षम है तो वह भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध करने हेतु सक्षम है। राइट। तो चाइल्ड का एज क्या है? अबव 7 years ऑफ एज एंड बिलो 12 years ऑफ एज। केपेबल है अंडरस्टैंड करने में नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट। जो काम कर रहा है उसका नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, देन ही इज केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी एज वेल एज बीएनएस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। असर्शन है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कारण है, रीजन दिया गया, तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अ डिफेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन, ए गलत है परंतु आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। करेक्ट है। तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है, गुड डिफेंस है, और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 84 और बीएनएस का सेक्शन 22 इसके अकॉर्डिंग कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृति के कारण मीन्स उसका अनसाउंड माइंड है उसके कारण उस कार्य की प्रकृति या कि जो कुछ वह कर रहा है दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। वहीं पर सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग क्या है? कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, बाउंड हो, या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि के कारण। यहाँ पर दिया गया तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, विधि के कारण नहीं होना चाहिए। मीन्स मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए।
सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उस कार्य को करने के लिए लॉ द्वारा बाउंड है, राइट। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, जो तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है जबकि विधि की भूल बचाव नहीं है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा सेक्शन 84 आईपीसी एंड सेक्शन 22 बीएनएस में क्या दिया गया, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है उसका एक्ट कहाँ दिया गया, 84 आईपीसी एंड 22 बीएनएस में है। एंड सेक्शन 76 आईपीसी एंड सेक्शन 14 बीएनएस में क्या दिया गया है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ या फिर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। या तो वो उसका जो काम है वो बाउंड बाय लॉ है या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते बिलीव कर रहा है कि ऐसा काम करना लॉ के द्वारा उसके लिए बाउंड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती जो उसे करते समय चित्त विकृत था, क्योंकि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन, वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। सेकेंड ऑप्शन, उसने उत्तेजना इम्पल्स के कारण अपराध कारित किया है, ही कमिटेड द ऑफेंस अंडर इम्पल्स। थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताया गया, यहाँ पर क्या लिखा है, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, बिकॉज ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। भी कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत था, क्योंकि वह कार्य की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको जानने में असमर्थ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में वाइल्ड बीज टेस्ट प्रतिपादित किया गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द वाइल्ड बीज टेस्ट was propounded? First option, in the case of Hatfield. Second option, in the case of Bowler. Third option, in the case of Ferrer. And fourth option, in the case of R versus Arnold. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, R versus Arnold। तो R versus Arnold के केस में वाइल्ड बीज टेस्ट प्रोपाउंड किया गया था। तो वाइल्ड बीज टेस्ट का जो कहाँ प्रोपाउंड किया गया, R वर्सेस आर्नोल्ड के केस में 1724 का केस है। और इसी टेस्ट को फेरर का जब वाद आया 1760 में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई, एक्सेप्ट कर लिया गया। वहीं पर हैटफील्ड के वाद में विक्षिप्त भ्रांति परीक्षण का प्रतिपादन किया गया। और बाउलर के केस में क्या हुआ, उचित अनुचित में विभेद की परिकल्पना की गई, सेक्शन 84 में दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, वाइल्ड बीज टेस्ट कहाँ फॉर्मुलेट किया गया, आर वर्सेस आर्नोल्ड 1724 के केस में। और एक्सेप्ट इसको कर लिया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा फेरर्स के केस 1760 में। और इंसेन डिल्यूजन टेस्ट कहाँ फॉर्मुलेट किया गया, हैटफील्ड केस में। वहीं पर प्रिजम्पशन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग के बीच में किस केस में किया गया, बाउलर्स के केस में किया गया। और सेक्शन 84 जो है वो आपको बीएनएस में कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दावली विकृत चित्तता को द टर्म अनसाउंड माइंड इज, फर्स्ट ऑप्शन भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, नॉट डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड। सेकेंड ऑप्शन भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है, डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड। थर्ड ऑप्शन पागलपन के समान नहीं माना जाता, नॉट कंसीडर्ड द सेम एज इंसैनिटी। एंड फोर्थ ऑप्शन भारतीय दंड संहिता में साधारण अपवाद नहीं माना गया है, जनरल एक्सेप्शन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द इंडियन पेनल कोड। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट है नॉट डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड, तो ये हमारा करेक्ट है। अनसाउंड माइंड को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर लिखा है डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड, रॉन्ग है। नॉट कंसीडर्ड द सेम एज इंसैनिटी, इंसैनिटी है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। जनरल एक्सेप्शन इज नॉट प्रोवाइडेड, तो जनरल एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया है इंडियन पेनल कोड में, राइट। तो विकृत चित्त को भारतीय दंड संहिता की जो सेक्शन है 84, और यहाँ पर आपको बता दिया गया सेक्शन 22 बीएनएस में देखने को मिलता है। और यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं किया गया, और सेक्शन में केवल यह बताया गया है कि विकृत चित्त व्यक्ति का कृत्य जो उसका एक्ट है अपराध नहीं होगा, ऑफेंस नहीं होगा, यदि वह सेक्शन 84 में वर्णित दशाओं के अधीन किया गया है।
और इस धारा के निर्वचन में मैकनॉटन के सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। कहने का क्या मतलब है, कहीं पर डिफाइन नहीं किया है, बट जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो मैकनॉटन प्रिंसिपल में जो दिया गया है उसके बेसिस पर इसका इंटरप्रिटेशन करके किया जाता है, राइट। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को कहीं डिफाइन नहीं किया गया सेक्शन 84 में, और बीएनएस में सेक्शन 22 में। तो ये प्रोविजन दिया गया अनसाउंड माइंड से रिलेटेड प्रोविजन भारतीय न्याय संहिता में कहाँ कहाँ दिया गया है। सेक्शन 22 में देखने को मिलेगा, सेक्शन 27, सेक्शन 28, सेक्शन 36, सेक्शन 46, सेक्शन 63, सेक्शन 72 एंड 107, 137, 335 एंड 357। इतने सेक्शन में आपको अनसाउंड माइंड से रिलेटेड प्रोविजन अंडर भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलता है। अगर और भी कोई प्रोविजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त विकृति अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है और मुख्यतः इसे पागलपन के समानांतर माना जाता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत किसी कृत्य के दायित्व से छूट मांगने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन और न कि चिकित्सकीय पागलपन सिद्ध करना होता है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न वाद में धारित किया गया है। The expression unsoundness of mind is not defined in the Indian Penal Code and is generally regarded as synonymous with insanity. An accused seeking exemption from liability for an act under Section 84 of the Indian Penal Code has to prove legal insanity and not medical insanity. This has been held by the Supreme Court in the following case. First केस है हमारा अब्रार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सेकेंड ऑप्शन है सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। थर्ड ऑप्शन सीएम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ ऑप्शन गीता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस झारखंड के केस में ये बोला गया था और आपको बताया भी गया था पहले कि इंसैनिटी जो है 2 टाइप की है, मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी। लीगल इंसैनिटी में जो व्यक्ति है वो अपने नेचर को, अपने कॉन्सिक्वेंसेस को जो एक्ट कर रहा है नहीं समझ पा रहा है, इनकेपेबल है। और मेडिकल इंसैनिटी अलग है, और मेडिकल इंसैनिटी में डॉक्टर ने बता दिया कि ये इंसेन है, तब ये नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आईपीसी और फिर बीएनएस में उसमें लीगल इंसैनिटी को माना जाता है, ना कि मेडिकल इंसैनिटी को। तो मेडिकल इंसैनिटी के ग्राउंड पर छूट नहीं मिलती है, लीगल इंसैनिटी का ग्राउंड यहाँ चेक किया जाता है, उसके बेसिस पर छूट दिया जाता है, राइट। तो सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस झारखंड राज्य 2006 के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि चित्त विकृति अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता में कहीं डिफाइन नहीं है और मुख्यतः इसे पागलपन के समानांतर माना जाता है। और भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 84 है अंतर्गत किसी कृत्य के दायित्व से छूट मांगने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन ना कि चिकित्सकीय पागलपन सिद्ध करना होता है। और वहीं पर सेक्शन आपको बीएनएस में कहाँ देखने को मिलता है, कई बार बताया गया, सेक्शन 22 एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमुक्ति के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश में किसी विकृति के अभाव में अपने असाधारण अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है। यह 2011 में किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था। इन एन अपील अगेंस्ट डिस्चार्ज द एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन इज नॉट वैलिड in the absence of any perversity in the judgment and order. This was given by the Supreme Court in which case in 2011. First option Ram Gupta versus State of Kerala. Second option Pratap Kumar Naik versus State of Odisha. Third option Pradeep Nath versus Reena Nath. एंड फोर्थ ऑप्शन मृणाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृणाल दास वर्सेस त्रिपुरा राज्य। तो मृणाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य 2011 का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश में किसी विकृति के अभाव में अपने असाधारण अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है। इन एन अपील अगेंस्ट डिस्चार्ज द एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन इज नॉट वैलिड इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्वर्सिटी इन द जजमेंट एंड ऑर्डर, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से कौन सा प्रावधान मैकनॉटन नियम पर आधारित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 इज बेस्ड ऑन द मैकनॉटन रूल? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 83 आईपीसी, वहीं पर बीएनएस में पूछा जाएगा तो ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा? सेक्शन 21 बीएनएस। एंड सेकंड ऑप्शन सेक्शन 84 आईपीसी, सेक्शन 22 बीएनएस। एंड थर्ड ऑप्शन सेक्शन 85 आईपीसी, सेक्शन 23 बीएनएस। एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 86 आईपीसी, और वहीं बीएनएस में कौन सा सेक्शन? सेक्शन 24। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेक्शन 21 में क्या दिया गया है या 83 आईपीसी में क्या दिया गया है? सेक्शन 21 में आपका दिया गया है एबव 7 ईयर का चाइल्ड हो या फिर बिलो 12 ईयर एज का चाइल्ड हो, उसका एक्ट दिया गया, वहाँ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। और सेक्शन 22 में क्या देखने को मिलता है? अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है उसका एक्ट। एंड सेक्शन 23 में क्या देखने को मिलता है? इंटॉक्सिकेशन का, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन कहाँ देखने को मिलेगा? सेक्शन 23 में या फिर 85 आईपीसी में। वहीं पर सेक्शन 24 बीएनएस में क्या देखने को मिलता है? वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। और सेक्शन 86 आईपीसी में। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया? मैकनॉटन रूल पर बेस्ड कौन सा सेक्शन है? तो अनसाउंड माइंड वाला है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 84 आईपीसी एंड सेक्शन 22 बीएनएस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मत्तता पागलपन है। इनसैनिटी इज फर्स्ट ऑप्शन स्वतंत्र इच्छा का अभाव, लैक ऑफ फ्री विल। सेकेंड ऑप्शन मत्तता के कारण उत्पन्न क्षमता, इनकेपेबिलिटी कॉज्ड बाय इंटॉक्सिकेशन। थर्ड ऑप्शन किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता, इनकेपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एन एक्ट। फोर्थ ऑप्शन रोगग्रस्त मस्तिष्क, डिसीज्ड ब्रेन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकेपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एन एक्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उन्मत्तता मीन्स पागलपन, इसका क्या मतलब है? किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता, राइट। तो किसी कृत्य की जो नेचर है मीन्स एक्ट है, जो उसका नेचर को समझने में अक्षमता, उन्मत्तता। उन्मत्तता मीन्स पागलपन है। जैसा कि इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 84 में उपबंधित है और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है या जानने में असमर्थ है। तो इनकेपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एन एक्ट इज इंसैनिटी। तो इंसैनिटी किसे कहते हैं? इनकेपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एन एक्ट, राइट। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 84 आईपीसी में, वहीं पर सेक्शन 22 बीएनएस में। अकॉर्डिंग टू दिस नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के वजह से इनकेपेबल है नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, जो एक्ट कर रहा है उसके नेचर को समझने में, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ। समझ नहीं पा रहा है कि ये लॉ के कॉन्ट्री में है, उसके रॉन्ग में है, राइट। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत उत्तर बताइए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग आंसर। ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थ चित्त के नहीं कहा जा सकते निम्न प्रकार के होते हैं। सच पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड ऑफ साउंड माइंड आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट ऑप्शन जड़, इडियट। सेकेंड ऑप्शन विक्षिप्त, इंसेन। थर्ड ऑप्शन बीमारी द्वारा विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति, अ पर्सन विद अ डिस्टॉर्टेड माइंड ड्यू टू इलनेस। एंड फोर्थ ऑप्शन दिवालिया मीन्स बैंक करप्ट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर चूज करना है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिवालिया मीन्स बैंक करप्ट। तो ऐसे व्यक्ति जो जड़, विक्षिप्त तथा बीमारी द्वारा विकृत मस्तिष्क के व्याप्ति हैं, अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ होते हैं, अतः ऐसे व्यक्ति स्वस्थ चित्त नहीं कहे जा सकते। जबकि जो दिवालिया है स्वस्थ चित्त व्यक्ति भी हो सकता है, राइट। तो सच पर्सन्स हु आर इडियट, इनसेन एंड हैव अ डिस्टॉर्टेड माइंड ड्यू टू इलनेस आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन। उनका जो एक्शन है उसके नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। Hence, such persons cannot be called sound-minded, whereas bankrupt can also be a sound-minded person, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत चित्तता की दशा को साबित करने का भार होता है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द स्टेट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड लाइज ऑन। फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर पर, सेकेंड ऑप्शन अक्यूज पर, थर्ड ऑप्शन प्रोसिक्यूशन पर, अभियोजन पर, एंड फोर्थ ऑप्शन पुलिस पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अभियुक्त पर मीन्स अक्यूज्ड पर। ये आंसर आपको कौन देता है? इंडियन एविडेंस एक्ट एंड बीएसए में देखने को मिलता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, स्टेट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड लाइज ऑन अक्यूज पर रहता है। यहाँ कौन सेक्शन यूज किया जाता है? 105 इंडियन एविडेंस एक्ट का, और वहीं पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा सेक्शन? 108। और जो प्रोविजन दिया गया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से, वो आईपीसी में कहाँ दिया गया? सेक्शन 84 में, और बीएनएस में सेक्शन 22 में दिया गया है। और 108 बीएसए में और 105 इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ अक्यूज कम्स विद इन एक्सेप्शन। जो अक्यूज एक्सेप्शन के अंतर्गत आते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है? तो वहाँ बताया गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर रहता है, राइट।